गोपाल दिन रात मेहनत करके चूड़ियाँ बनाता और ठेले पर बेचता। उसके पड़ोस में ही योगेश की श्रृंगार बिंदी और चूड़ी की बड़ी दुकान थी। योगेश गोपाल को कहता रहता कि ये चूड़ियाँ तुम मुझे बेच दिया कर, इस ठेले पर तो तुम्हारी चूड़ियाँ कम ही बिकती हैं। लेकिन गोपाल जानता था कि योगेश एक चालाक आदमी है और उसके साथ सौदा करना ठीक नहीं होगा। गोपाल योगेश को कहता है कि मेरे भाग्य में जो भी लिखा है मुझे वही मिलेगा, इसलिए मैं अपने ठेले पर चूड़ियाँ बेचकर ही खुश हूँ। गोपाल की पत्नी रजनी और उसकी बेटी सलोनी भी उसको यही सलाह देते कि योगेश के साथ कभी भी सौदा नहीं करना चाहिए, वो हमारी पक्की चूड़ियों में अपनी कच्ची चूड़ियाँ मिलाकर बेच देगा। और उसके बाद सलोनी गोपाल से कहती है, पिताजी कल हमारे गांव में चूड़ियों का प्रदर्शन है, आपको भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहिए, जो भी जीतेगा उसको 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो सलोनी के कहने पर गोपाल प्रदर्शन में हिस्सा ले लेता है और जब प्रदर्शन में जो जज आते हैं उनको गोपाल की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, इसीलिए वो गोपाल को इनाम तो देते हैं और साथ में 20,000 रुपये की चूड़ियों का ऑर्डर भी दे देते हैं और कहते हैं हमें 15 दिनों में ये ऑर्डर पूरा करके दे दो। गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन ये सब देखकर योगेश को गोपाल से जलन होने लगती है और इसीलिए योगेश अपने आदमियों से गोपाल की पिटाई करवा देता है ताकि वो ऑर्डर पूरा ना कर सके। उस पिटाई की वजह से गोपाल बहुत ही जख्मी हो गया और उसकी हड्डियां टूट गई, जिसकी वजह से अब गोपाल बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। इसीलिए अब गोपाल बहुत ही परेशान हो गया कि अब वो ऑर्डर पूरा कैसे करेगा। तो गोपाल की बेटी सलोनी उसको बोलती है कि पिताजी मैंने आपको बचपन से चूड़ियाँ बनाते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं चूड़ियाँ बनाकर ये ऑर्डर पूरा कर सकती हूँ। और सलोनी भगवान का आशीर्वाद लेकर चूड़ियाँ बनाना शुरू कर देती है और 15 दिनों में ये चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने में कामयाब हो जाती है। सभी को सलोनी की बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं और इसीलिए गोपाल और सलोनी को और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। सलोनी की बनाई हुई चूड़ियाँ हर जगह मशहूर हो गईं। लोगों को सलोनी की बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगीं। और दूसरी तरफ योगेश, जो कि औरतों का मेकअप का सामान मिलावटी बेचता था, जिसकी वजह से औरतों को स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी। मिलावटी सामान की वजह से औरतों को त्वचा के रोग होने लगे, तो इसीलिए योगेश की दुकान बंद कर दी गई और योगेश को जेल हो गई। बंसी की पूरी सब्जी पूरे कानपुर में मशहूर थी। लोग लाइनों में लगकर बंसी की पूरी भाजी खा के जाते थे, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बंसी पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करता था। एक बार तो बंसी के घर खाने के लाले पड़ गए थे। बंसी के पास रहने को अपना घर भी नहीं था। बंसी और उसके घर वाले किराए के मकान में रहते थे, लेकिन बंसी पर ऐसा समय चल रहा था कि 3 महीनों से बंसी किराया भी नहीं दे पा रहा था। बंसी का मकान मालिक उसको बोल के गया कि अगर तुमने इस बार किराया नहीं दिया तो तुम्हें मेरा मकान खाली करना पड़ेगा। तो बंसी ने अपने घर वाले से कहा, कानपुर में मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ पर अच्छी नौकरी करता है, अगर मैं उसके पास जाऊँगा तो शायद वो मुझे भी अच्छी नौकरी दिलवा दे। तो इसीलिए बंसी जैसे तैसे कानपुर अपने दोस्त के पास पहुँच गया। वहाँ उसने अपने दोस्त रमेश को सारी बात बताई। रमेश बोलता है, ठीक है, मैं कल से ही तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढता हूँ, पर अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पर तभी बंसी बोलता है, नहीं, तुम अभी अभी काम से थके आए हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की पूरी भाजी खिलाऊंगा। तो ये सुनकर रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह बंसी, फिर तो आज मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी भाजी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारी पूरी भाजी की तारीफ में। चलो रसोई घर में मैं तुम्हें पूरी भाजी का सामान दे देता हूँ। फिर बंसी ने पूरी भाजी बनाई और रमेश ने बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसकी बनाई हुई पूरी भाजी खाई। इसके बाद रमेश बोला, बंसी तुम ये पूरी भाजी का काम ही क्यों नहीं शुरू करते? तो बंसी बोलता है, ठेला लगाने के लिए बहुत ही पैसे चाहिए होंगे जो मेरे पास नहीं है। तो रमेश बोलता है, तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब तुझे मैं करके दे दूंगा। तो इसके बाद रमेश बंसी को पूरी भाजी का ठेला लगाकर दे देता है। शुरू में तो बंसी के ठेले पर बहुत ही कम ग्राहक आते हैं, लेकिन जो भी ग्राहक आता वो उसकी पूरी भाजी की तारीफ किए बिना नहीं जाता और देखते ही देखते बंसी की ये पूरी भाजी का काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा। रमेश भी अपनी जॉब छोड़कर बंसी के साथ उसकी पूरी भाजी का ठेला संभालने लगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जो भी ग्राहक आता वो बंसी की खूब तारीफ करके जाता और ये देखकर रमेश बंसी से जलने लगा। वो सोचता था कि मैं भी तो इसी के साथ ठेले पर काम करता हूँ, किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं है, हर कोई मुझे इसका नौकर समझता है,
तो इसीलिए अगले दिन रमेश ने चुपके से सब्जी में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल दी और सोचा कि ये सब्जी खाने के बाद तो ग्राहक बंसी को गालियाँ देंगे और बंसी का काम बंद हो जाएगा। लेकिन जब रमेश वो सब्जी वाला बर्तन उठाकर लेके आ रहा था तो उसके हाथ से वो बर्तन छूट गया और सारी सब्जी गिर गई और रमेश के हाथ भी जल गए। बंसी घबराया हुआ बोला, अरे ये क्या हो गया भाई? रमेश बोला, कुछ नहीं, सब्जी का बर्तन गर्म था तो मेरे हाथ से छूट गया। तो बंसी बोला, और सब्जी बनाने के लिए हमारे पास अब सामान नहीं है, आज हम ठेला बंद ही रखते हैं और घर चलो, मैं तुम्हें मलहम लगा देता हूँ। लेकिन रमेश अभी भी बंसी का काम बंद करवा देना चाहता था। बंसी रमेश को कहता है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, क्या हम उनको भी यहाँ पर बुला लें? अब तो हमारी इतनी कमाई हो ही जाती है कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन रमेश गुस्से से बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बंसी ने पहली बार रमेश को इतने गुस्से में देखा था, इसीलिए बंसी अब इस बात के बारे में कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब अगले दिन रमेश ने पूरी वाले आटे में इनो मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से आटा खमीर बन गया। और जब बंसी पूरी तलता तो पूरी अच्छे से नहीं तल रही थी। फिर बंसी बोला, अरे भाई रमेश, आज आटा ख़राब हो गया, पूरी अच्छे से नहीं बन रही। तो रमेश बोला, क्या आज फिर से ठेला बंद करना पड़ेगा? तो बंसी बोला, नहीं भाई, कुछ करते हैं। तो बंसी ने दिमाग लगाया और बोला, आज हम पूरी की जगह चावल बनाएंगे। ये सुनकर रमेश मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, मेरे सारे प्लान फेल हो रहे हैं। और उधर से एक ग्राहक आता है जो बहुत भूखा होता है। वो बंसी को बोलता है, अरे बंसी भाई, जल्दी से एक पूरी भाजी की प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। तो बंसी बोलता है, आज पूरी तो नहीं है, आज पूरी की जगह चावल है, तो क्या चावल खाओगे? तो ग्राहक बोला, अरे भाई कुछ भी दे दो, बहुत भूख लगी है। चावल और सब्जी खाने के बाद ग्राहक ने कहा, अरे वाह भाई बंसी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम कुछ भी बना लो स्वादिष्ट ही होता है, इसीलिए ही तो तुम्हारी इतनी तरक्की हुई है। इसके बाद बंसी बोला, अरे नहीं भाई, मेरी तरक्की के पीछे तो ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त का हाथ है, अगर ये ना होता तो मैं आज कहीं सड़क पर बैठा भीख मांग रहा होता। ये सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको इस बात का पछतावा होने लगा कि जो मेरा दोस्त मुझे अपना सब कुछ मानता है, मैं उसके साथ कितना गलत करने चला था। और फिर शाम को जब दोनों घर चले जाते हैं तो रमेश बंसी को कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बंसी बोला, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तो रमेश बोलता है, मैं तुम्हारी तरक्की देखकर तुमसे जलने लगा था और इसीलिए मैंने कई बार तुम्हारा नुकसान करना चाहा। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देता। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बंसी बोलता है, कोई बात नहीं भाई, तू मेरे भाई जैसा है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ये तरक्की हमारे दोनों की तरक्की है। इसके बाद रमेश बोलता है, मैं हम दोनों के परिवारों को टिकट भेजता हूँ और कल से हम अपने परिवारों के साथ यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। ये बात सुनकर बंसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कल वो अपने परिवारों को लेने स्टेशन चले जाते हैं और इसके बाद वो सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं।